फार्माकोपिया के बारे में बात करते हैं कि जो इंडियन फार्माकोपी है 1946 में बना था। ठीक है, किसने बनाया था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया था इसे। ठीक है, द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट थी उसमें, विच सर्व्ड एज अ सप्लीमेंट टू ब्रिटिश फार्माकोपिया। इट मीन्स कि यहाँ पे सबसे पहले कौन सा फार्माकोपिया बना था? ब्रिटिश फार्माकोपिया बना था। ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया के बनने के बाद ही इंडियन फार्माकोपिया बना। कब? 1946। यानी कि जो इंडियन फार्माकोपिया है वो दैट इज ए सप्लीमेंट टू द ब्रिटिश फार्माकोपिया। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, इसका पहला एडिशन कब आया था? इन 1955 में, 1955 में इसका पहला एडिशन आया था। एंड अ सप्लीमेंट, और उसका सप्लीमेंट कब आया था? 1960 में पब्लिश हुआ था। सप्लीमेंट मीन्स कि नेक्स्ट एडिशन क्या होता है उसका। जब भी किसी बुक का कोई नेक्स्ट एडिशन आता है, इट मीन्स उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, या उसमें कुछ ऐड और किए जाते हैं टॉपिक्स, या कुछ टॉपिक्स हटा दिए जाते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम्स। तो ये जो भी चेंजेस आते हैं उस नेक्स्ट एडिशन में, तो उसको हम क्या करते हैं? उसको सप्लीमेंट कह देते हैं, कि सप्लीमेंट कह सकते हो आप, अमेंडमेंट कह सकते हो। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट कह देते हैं। कि नेक्स्ट सप्लीमेंट इसका कब बना था? पहला बना था कब? 1955 में बना था। ठीक है, लेकिन ये पब्लिश हुआ था, बना कब था? 1946 में, लेकिन पब्लिश हुआ था 1955 में। और 1955 के पब्लिश होने के बाद इसका नेक्स्ट सप्लीमेंट कब पब्लिश हुआ था? 1960 में। ठीक है, द वर्क ऑफ रिवीजन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तो इसकी रिवीजन की गई, फिर से इसकी कंपाइलेशन हुई नई एडिशन की, वॉज टेकन अंडर द चेयरमैनशिप। मीन्स इसकी रिवीजन कौन करता है और इसको कंपाइल कौन करता है, इसमें न्यू अमेंडमेंट्स कौन फाइल करता है, किसके अथॉरिटी के अंडर ये सब चेंजेस होते हैं? चेयरमैन के अंडर होते हैं। तो उन चेयरमैन का नाम था डॉक्टर BN घोष, प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी। ये स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है उनका। ठीक है, कि M.Pharm किस सब्जेक्ट से किया उन्होंने, PhD किस सब्जेक्ट से किया उन्होंने, तो वो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन लिखी जाती है। नेक्स्ट चेयरमैन कौन थे? R.G. कार, ये थे मेडिकल कॉलेज ऑफ कैलकाटा से। इनके बाद आफ्टर दैट डॉक्टर BN मुखर्जी डायरेक्टर थे। लेकिन ये कब थे? जब सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ था, दूसरा एडिशन। मीन्स पहले तो ये बना 1955 में पब्लिश हुआ, उसका फर्स्ट सप्लीमेंट कब आया? 1960 में। 1960 के बाद, ठीक है, जो एडिशन आया उसको हम सेकेंड एडिशन बोलते हैं। और उसके चेयरमैन थे डॉक्टर B मुखर्जी डायरेक्टर। वो कहाँ के पर्सन थे? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, उस कमेटी के वो हेड थे, चेयरमैन थे। ठीक है, वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया, और वहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया के चेयरमैन उनको अपॉइंट किया गया था, ताकि जितने भी एडिशंस हैं, ठीक है, जितने भी उसमें अमेंडमेंट्स हैं, कितनी कॉपीज़ आगे पब्लिश करनी है, कितनी नहीं करनी है, ये सब कौन देखता है? ये चेयरमैन्स, इन्हीं के अंडर, इन्हीं के सुपरविज़न में सारा काम होता है। क्लियर है फर्स्ट ईयर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है कि सेकेंड एडिशन कब आया था? सेकेंड एडिशन जो पब्लिश हुआ था IP का, IP मीन्स इंडियन फार्माकोपिया, 1966 में, और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर B मुखर्जी। कॉमा का मीनिंग है कि इस कमेटी में 3-4 मेंबर्स थे, और दूसरे मेंबर कौन थे? शंकर S। ठीक है, अब सप्लीमेंट ये कब आया था? 1975 में, यानी कि जो 66 में पब्लिश हुआ था उसका नेक्स्ट सप्लीमेंट कब आया? 1975 में। थर्ड एडिशन 1985 में आया, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद। उसका फर्स्ट अमेंडमेंट बना 1985 वाले का जो है, इसका फर्स्ट अमेंडमेंट कब बना है? 1989 में। ठीक है, और इसी का ही सेकेंड अमेंडमेंट कब बना? 1991 में। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ एडिशन की बात करते हैं कि चौथा एडिशन कब आया था, इसका 1996 में, डॉक्टर नित्यानंद चेयरमैन थे उसके। ठीक है, यानी कि इसका थर्ड अमेंडमेंट कब पब्लिश हुआ था? 2000 में। फिर फोर्थ जो है 2002 में। ऐसे ही फोर्थ एडिशन के बाद जब फिफ्थ एडिशन आया वो 2007 में आया, सिक्स्थ एडिशन 2010 में, सेवेंथ एडिशन 2014 में, और इस वाले का जो सप्लीमेंट था वो आया 2015 में।
तो ये सब किसके बारे में सारी नॉलेज है, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है। अगर हम ब्रिटिश फार्माकोपिया की बात करते हैं तो जो ब्रिटिश फार्माकोपिया होता है वो नेशनल फार्माकोपिया होता है, ठीक है, किसका, ऑफ द यूनाइटेड किंगडम का। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टैट्यूटरी कंपोनेंट और इन द कंट्रोल ऑफ मेडिसिन। मीन्स फार्माकोपिया में सभी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कौन सी उनकी केमिकल क्लासिफिकेशन है, कौन सी उनके फिजिकल कैरेक्टर्स होंगे, टेस्ट क्या होगा, कौन सी लिमिट्स होंगी, कौन से असे होंगे, कौन से टेस्ट होंगे, वो सभी चीज़ें का सभी स्टैंडर्ड क्वालिटी के जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं वो सभी किस में होते हैं, फार्माकोपिया में होते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश फार्माकोपिया बना था, उसके बाद नेक्स्ट इंडियन फार्माकोपिया बना था। इंडियन फार्माकोपिया का बना था 1946 में, लेकिन उसे पब्लिश जब किया गया था वो 1955 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद उसके नेक्स्ट सप्लीमेंट्स ऐड हुए थे जिनको हम फर्स्ट एडिशन सेकेंड एडिशन कह देते हैं। तो जो ब्रिटिश फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन था, ब्रिटिश फार्माकोपिया का जो पहला एडिशन था वो कब आया था, इन 1864 में आया था, वो पब्लिश हुआ था। एक कमीशन वाज फर्स्ट अपॉइंटेड, एक कमीशन जब बनती है, मीन्स जैसे हम कहते हैं ना कि एक कमेटी बनती है, ठीक है, तो वो कब अपॉइंट की गई थी, बाय दी जनरल मेडिकल काउंसिल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएमसी कहते हैं, ठीक है, अंडर दी मेडिकल एक्ट 1858 के अंडर ये कमेटी बनाई गई थी कि जो सुपरविज़न करेगी कि फार्माकोपिया में कोई चेंजेस आने हैं नहीं आने हैं, कुछ जो है अमेंडमेंट्स करने हैं नहीं करने हैं। जो करंट एडिशन है कंटेन, उसमें 3000 मोनोग्राफ्स हैं। अब आपको पता है मोनोग्राफ्स में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं किसी भी ड्रग के बारे में, तो उसमें 3000 मोनोग्राफ्स हैं फॉर दी ड्रग सब्सटेंसेस, यानी कि देखो उसमें कितनी ज़्यादा ड्रग्स के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया होगा। आइटम्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन वेटरनरी मेडिसिन, वेटरनरी मेडिसिन क्या होती हैं, जो कि एनिमल्स के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है, तो उनको हम कह सकते हैं कि उसमें वेटरनरी मेडिसिन भी उसमें ऐड डाउन है। इन यूके आर इन इंक्लूडेड इन ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये जो वेटरनरी वाली जो आप यहाँ पे आइटम्स इंक्लूड हैं वो किस में हैं, यूके वाले में, और किस में है, यहाँ पे ब्रिटिश फार्माकोपिया में, ठीक है। European pharmacopoeia is a pharmacopoeia that aims to provide common quality standards throughout the Europe to control the quality of medicines and the substances used to manufacture them. Means European pharmacopoeia यूरोप से रिलेटेड है, और वहाँ पे जितने भी क्या होती हैं कि उनमें क्या क्या ऐड डाउन है कि वहाँ पे जो मेडिसिन बन रही हैं, मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, उनकी स्टैंडर्ड क्वालिटी कैसे होगी, उनको कंट्रोल कैसे करना है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे कंट्रोल करने हैं, ये सभी चीज़ें जो है यूरोपियन फार्माकोपिया में ऐड डाउन होती हैं। तो नेक्स्ट अगर हम इनके एडिशंस की बात करते हैं, यूरोपियन फार्माकोपिया के जो एडिशंस होते हैं वो फर्स्ट जो पब्लिश हुआ था 1967 में, सेकेंड 80 में, 97 में, फोर्थ 2001, फिफ्थ 2004, सिक्स 2007, सेवन्थ 2010 और एट्थ का हुआ था जुलाई 2013 में। एंड इज़ करंटली इन फोर्स, मीन्स अभी भी ये वाला जो एडिशन है ये चल रहा है, ठीक है। जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे यूरोपियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग वो इस एडिशन के अकॉर्डिंग होते हैं, जो कि 8th नंबर पे है। इट कंटेन्स मोर देन, इसमें 22,020 से भी ज़्यादा मोनोग्राफ्स हैं, सॉरी 2220, ठीक है, एंड 340 जनरल चैप्टर्स हैं। 340 जनरल चैप्टर्स मीन्स कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो अंडर रिसर्च पड़ी होती हैं, ठीक है, जिन पे अभी रिसर्च चल रही होती है कि ये आगे फर्दर इस यूज़ में हो सकती हैं या कॉम्बिनेशन फॉर्म में आ सकती हैं, या फिर फर्दर इसको जो है इस ट्रीटमेंट में तो यूज़ हो रही है लेकिन हम उस ट्रीटमेंट में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि 2 डिसीज़ में यूज़ हो जाते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं वो किस में पढ़े होते हैं, जनरल चैप्टर्स में पढ़े होते हैं। तो यही इसके साथ हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर, आपकी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाती है। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना बेटा, फर्स्ट ईयर? ये सेकंड एडिशन डॉक्टर बी मुखर्जी डायरेक्टर है मैम, और एक और सेकंड एडिशन 1966 में है मैम। क्या बोल रहे हो बेटा, आपकी आवाज़ कट फर्स्ट रही पेज में जब आप पढ़ा रही थी तो हाँ जी
सेकेंड एडिशन में डॉक्टर बी मुखर्जी डायरेक्टर, हाँ जी, रिसर्च लखनऊ से। ये फर्स्ट सेकंड एडिशन है। हाँ हाँ जी, यहाँ पे उसके डॉक्टर पहले मैम, मुखर्जी। जस्ट उसके पेज पर, हाँ हाँ उसके पहले हाँ हाँ वहाँ पर भी डॉक्टर बी मुखर्जी डायरेक्टर थे। हाँ, तो सेकंड एडिशन लिखा है ना मैंने। और ये 1958 लिखा हुआ है मैम। यहाँ पे बेटा मैंने इसके लिए लिखा है, ये इस लाइन के लिए। ओके मैम, ठीक है ठीक है, ये ठीक है इस लाइन के लिए है। ठीक है मैम। ओके बेटा, और कुछ पूछना है? मैम फिफ्थ एडिशन में सप्लीमेंट कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? बच्चे इसमें इसका सप्लीमेंट नहीं आया डायरेक्ट, इसके बाद सिक्स एडिशन आया था। इसका सप्लीमेंट था ही नहीं, अगर इसका सप्लीमेंट होता तो मैं ऐड डाउन कर देती यहाँ पे। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट। ओके बेटा, और कुछ पूछना है किसी को? मैम एक बार फार्माकोपिया की हिस्ट्री बता दो मैम। फार्माकोपिया की हिस्ट्री के बारे में बताया था कि जो इंडियन फार्माकोपिया था बच्चे, इंडियन फार्माकोपिया से पहले ब्रिटिश फार्माकोपिया बना था, यानी कि इंडिया का जो फार्माकोपिया था वो बाद में बना था। तो इंडियन फार्माकोपिया जो था सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया था 1946 में। ठीक है, तो उसमें एक लिस्ट टाइप था, वो पूरा एक बुक की तरह नहीं था, एक लिस्ट जारी की थी कि जैसे एक लिस्ट में मेडिसिन के नाम होते हैं, ऐसे इस तरह से था वो। लेकिन उसके बाद अगर हम उस लिस्ट की बात करें तो वो जो लिस्ट थी वो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग उसका एक सप्लीमेंट था, कि जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया था उसकी ही कॉपी करके हम उसमें कुछ चेंजेस करके एक लिस्ट जारी कर देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वो उसकी तरह उसके लिए एक सप्लीमेंट साबित हुआ था। लेकिन वो इंडियन फार्माकोपिया नहीं बना था अभी अच्छे से पूरी तरीके से। तो फर्स्ट अगर इंडियन फार्माकोपिया की अगर हम बात करें, जो एक बुकिश फॉर्म में जैसे होता है ना, बड़ी बड़ी बुक्स होती है फार्माकोपिया, जो स्टैंडर्ड बुक्स जिसे कह सकते हैं, वो 1955 में पब्लिश हुआ था। अब 1955 में तो आ गया वो, आगे फर्दर क्या हुए, साइंटिस्ट आए, रिसर्चर आए, उन्होंने कहा इसमें भी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, इसमें भी कुछ चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम बहुत चीज़ें जो बदलती हैं, बहुत चेंजेस आते हैं। तो फिर फर्दर 1955 के बाद जो इसका सप्लीमेंट था वो 1960 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर फिर से वर्क करना होता है। यहाँ पे लिखा है ना कि वर्क ऑफ रिवीजन, इनमें क्या चेंजेस करने हैं, तो वो किस अथॉरिटी के अंडर होता है, जो चेयरमैन्स होते हैं। ये जो चेयरमैन्स होते हैं ये क्या होते हैं, हेड पर्सन्स होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स होते हैं। कोई क्या होता है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से होता है, किसी मेडिकल कॉलेज से, क्या होते हैं जो हेड पर्सन्स होते हैं, बहुत क्वालिफाइड होते हैं, अंडर एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ठीक है, तो उनको उनके रिव्यूज़ लिए जाते हैं कि आप इनको रिवाइज करो फार्माकोपिया को, अगर इनमें कुछ अमेंडमेंट्स हो सकते हैं वो ऐड ऑन कर दो। तो वो फर्दर क्या करते हैं, इनमें चेंजेस कर देते हैं कि इस बार ये चेंज होना चाहिए, इस बार ये ऐड होना चाहिए, नया फार्मूला आया है किसी दवाई को बनाने का, तो वो क्या करते हैं फर्दर उनमें चेंजेस करते रहते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हटा देते हैं, कुछ फार्मूलाज ऐसे होते हैं, जैसे कोई ड्रग है मार्केट में, आपने लास्ट टाइम सुना होगा एविल जो है बैन हो चुकी है, लेकिन एविल पहले बहुत चलती थी क्योंकि उसके लिवर साइड इफ़ेक्ट्स थे। तो पहले तो उसे ऐड ऑन कर दिया था फार्माकोपिया में, फिर क्या करते हैं उसको हटा देते हैं क्योंकि उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं, किसी ड्रग का कोई फॉर्मूला ऐड करना है, कोई कुछ हटाना है, तो ये सब कौन करते हैं, ये अथॉरिटीज़ के अंडर होता है, ये चेयरमैन्स करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं फर्दर पब्लिश होने के लिए जो नई बुक पब्लिश होके आती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये नया सप्लीमेंट है। ठीक है, उसमें कुछ चेंज होके आया है। ठीक है, अगर फर्दर बहुत बड़े चेंजेस होते हैं तो हम उसको एडिशन बोलते हैं कि इस साल में नया एडिशन कब छप के आएगा। ठीक है, नई बुक इसकी पब्लिश कब होके आएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो रिसर्च हो चुकी होती है वो भी ऐड डाउन कर दी जाती है। क्लियर है बेटा? ओके ओके, तो नेक्स्ट हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करें। थर्ड ईयर बोल रही हूँ, सॉरी, फर्स्ट ईयर। यस मैम। तो हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं अपनी। थर्ड यूनिट की हेडिंग डालो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। गैस्ट्रो
इंटेस्टाइनल एजेंट के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि जीआई ट्रैक्ट के बारे में बात हो रही है। जीआई ट्रैक्ट मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है और एंड कहाँ पे होता है, आपके रेक्टम एनस तक एड डाउन हो जाता है, ठीक है। तो हम फोन नहीं टिक रहा है मेरा, तो फर्स्ट राइट डाउन द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखो बच्चे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स की इंट्रोडक्शन लिखो। द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मैम एक बार शुरू से रिपीट कर। बेटा हम थर्ड यूनिट कर रहे हैं, सभी हेडिंग डालो थर्ड यूनिट की, ठीक है। उसमें आपका जो है फर्स्ट टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। सिलेबस है ना सभी के पास? सिलेबस में देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स, उसकी स्पेलिंग है GASTROINTESTINAL, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स, AGENTS एजेंट्स। तो हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स की इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या होते हैं, जो कि आपके जीआई ट्रैक्ट पे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे एक्ट करते हैं, ठीक है। फर्दर यानी कि स्टार्ट हो जाता है आपका जहाँ से आपकी फूड पाइप स्टार्ट होती है, हम उस फूड पाइप के बारे में बात करेंगे। फर्दर आपका स्टमक आ जाता है, वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन होता है, फिर क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके क्या क्या होते हैं, ड्यूडेनम, जेजनम, ठीक है, हम इनके बारे में बात करेंगे कि ये सब होते हैं। फिर आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें क्या होता है कोलोन, ठीक है, वो मेजरली फंक्शन अपना क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। अब ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स होते हैं इनमें कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होती हैं, जैसे कि एंटासिड लिखा है आपके, एसिडिफायर्स लिखे हैं। एसिडिफायर्स क्या करते हैं, आपकी जो स्टमक है उसमें फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पे एसिड की ज़रूरत होती है, HCl की, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे एसिड की फॉर्मेशन करते हैं ताकि आपका जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ एंटासिड, इट मीन्स अगर आपके स्टमक में ज़्यादा एसिड बन रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। तो उस ज़्यादा एसिड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड्स यूज़ करते हैं। थर्ड वन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कैथार्टिक्स होते हैं। कैथार्टिक्स के होते हैं जब आपकी कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम आ जाती है, आपके स्टमक में स्टूल फॉर्मेशन इजीली नहीं होता है, पेट क्लियर नहीं होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कैथार्टिक्स यूज़ करते हैं। अब एंटी माइक्रोबल्स है नेक्स्ट। एंटी माइक्रोबल्स मीन्स अगर माइक्रोब्स की जो है ज़्यादा फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, माइक्रोब्स को किल करने के लिए। अब जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, एंटी माइक्रोब्स दो तरह के होते हैं, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स। जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं वो लिविंग टिश्यूज़ पे यूज़ होते हैं, जैसे कि आपकी स्किन भी हो सकती है, आपके बॉडी पार्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम जो हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आपका फ्लोर है, टाइल्स है, आपके घर की चीज़ें हैं, ठीक है, आपका ये चेयर, टेबल, हम जो क्या करते हैं नॉन लिविंग टिश्यूज़ पे डिसइंफेक्टेंट्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर हम डिसइंफेक्टेंट्स को क्या करेंगे, लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा। क्यों? क्योंकि उससे हमारे जो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं वो डेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप घर में फ्लोर को क्लीन करने के लिए लाइजोल यूज़ करते हो या टॉयलेट को क्लीन करने के लिए हार्पिक यूज़ करते हो, अगर वही चीज़ें हार्पिक या जो लाइजोल है वो आपकी स्किन पे लग जाए तो वो क्या होता है, एसिडिक फॉर्म में होता है, तो आपकी जो स्किन के टिश्यूज़ है, लिविंग टिश्यूज़ हैं, वो डेड हो जाएंगे, आपका हाथ जल जाएगा। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं दैट आर मोर हार्मफुल देन दी लिविंग टिश्यूज़, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लिविंग टिश्यूज़ के लिए, अपनी स्किन्स के लिए हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक्स ही अप्लाई करते हैं। तो हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स आज स्टार्ट करेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसकी इंट्रोडक्शन में आप लिखो फर्स्ट लाइन, द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स, द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स,
लिख लिया सभी ने। द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स, इसमें फर्स्ट लाइन है आपकी द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो GI, कैपिटल लेटर्स में GI भी लिख सकते हो, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए। द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट also referred to as gastrointestinal tract, नेक्स्ट लाइन में लिखो। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं मैम। Okay, I'm repeated again. The gastrointestinal tract or digestive tract, also referred as gastrointestinal tract या GI tract, also referred as GI tract. Done. नेक्स्ट लाइन में लिखो GI system is responsible for the breakdown and absorption of various foods and liquids needs to sustain life. डन। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं अपने फूड पाइप के थ्रू खाना खाते हैं तो वहाँ पे उस फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है, और स्टमक में जाके उसका ब्रेक डाउन भी होता है। तो इस चीज़ में क्या होता है कि जो हमारा फूड जो है सॉलिड फॉर्म में भी आता है कई बार, और कई बार जैसे हम जैसे जूस वगैरह पी लेते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो ये चीज़ें हम क्यों खाते हैं? ताकि हम क्या कर सकें, हम लाइव रह सकें, ज़िंदा रह सकें, ठीक है, हम अपनी लाइफ को सस्टेन रख सकें। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो फूड है, जो लिक्विड फॉर्म में फूड होता है, ये सभी कुछ हमारी बॉडी के अंदर किसके थ्रू जाता है? फूड पाइप के थ्रू जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? GI ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नीचे नेक्स्ट पॉइंट बना के, GI ट्रैक्ट स्टार्ट्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। आपकी फूड पाइप कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से लेके कहाँ पे एंड अप होती है? ये जाके एनस तक। हैप में आपने पढ़ा होगा। दी GI ट्रैक्ट स्टार्ट्स विद द माउथ एंड proceeds to esophagus स्टमक। अगर किसी को स्पेलिंग प्रॉब्लम है तो बेटा बता देना मुझे, मैं स्पेलिंग बोल दूंगी। ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, ब्रैकेट में लिख लो, स्मॉल इंटेस्टीन के साथ ब्रैकेट में लिखो डिओडेनम, DUODENUM, डिओडेनम, जेजनम,
JEJUNUM, 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 comma, ilenum, ILENUM, ब्रैकेट बंद। मतलब ये जो पार्ट्स थे आपके, किसके पार्ट्स थे? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के। एंड देन टू दी लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन टू दी लार्ज इंटेस्टाइन, ब्रैकेट में लिखो कोलोन, COLON, कोलोन, कॉमा, रेक्टम, RECTUM, कॉमा रेक्टम, and terminates at the कहाँ पे ख़त्म होता है? एनस पे, ANUS, एनस, and terminates at the anus। तो GI ट्रैक्ट हमारा माउथ से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन कोलोन, रेक्टम, और फाइनली किस पे ख़त्म हुआ जाके? एनस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो नीचे लाइन में, दिस सेक्शन कवर्स the discussion about certain important cases। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं हम इसके अंडर? अपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स जो है हमारा यूनिट 3 का मेन टॉपिक है, लेकिन इसके अंडर हमें फर्स्ट कवर करना है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, एसिडिफाइंग एजेंट्स। एसिडिफाइंग एजेंट की स्पेलिंग है बच्चे ACIDIFYING, एसिडिफाइंग एजेंट्स। सेकेंड पॉइंट लिखो, एंटासिड्स। थर्ड पॉइंट, प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट्स। इसकी एग्जाम्पल लिख लो, क्योलिन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये GI एजेंट्स के अंडर आता है, प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट्स। इसकी एग्जाम्पल लिखो, क्योलिन। मैम प्रोटेक्टिव एंड के बाद क्या बोला आपने? प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट्स, ADSORBENTS, एड्सॉर्बेंट्स। फॉर एग्जाम्पल लिखो, क्योलिन। क्योलिन की स्पेलिंग है KAOLIN, क्योलिन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखो, स्लाइन कैथार्टिक्स। स्लाइन की स्पेलिंग है SALINE,
आई एम रिपीटेड अगेन, SALINE, सलाइन कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स की स्पेलिंग है CATHARTICS, कैथार्टिक्स, सलाइन कैथार्टिक्स। डन? यस मैम। ओके, तो हमने GI एजेंट्स की जो है जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ ली है। अब हम अपने मेन टॉपिक से स्टार्ट होते हैं, एसिडिफायर से। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एसिडिफायर्स में जो है मेन आपके आते हैं अमोनियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिफायर्स के बारे में बात करते हैं कि एसिडिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो एसिडिफाइंग एजेंट्स। एसिडिफाइंग एजेंट्स स्पेलिंग है ACIDIFYING, एसिडिफाइंग एजेंट्स और एसिडिफायर्स। एसिडिफायर्स एसिडिफायर्स की स्पेलिंग है ACIDIFIERS, एसिडिफायर्स। तो एसिडिफाइंग एजेंट्स और एसिडिफायर्स के नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे स्टमक के अंदर HCl की मात्रा को बढ़ाते हैं। मीन्स HCl की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं ताकि हमारा जो फूड जो हमने खाया है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पे एसिड नहीं होगा, हमारे फूड को एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे बेसिक एनवायरनमेंट ही हुआ, जैसे कि बेसिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आपकी जो स्टमक की pH होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, अल्कलाइन नेचर हो जाता है। लेकिन फूड को पचने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तो उस एसिडिक एनवायरनमेंट के लिए क्या होता है, pH का घटना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, pH कम होगी तभी तो हम कह सकते हैं ना कि ये सोल्यूशन जो है वो एसिडिक इन नेचर का है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उस अल्कलाइन मीडियम को जो स्टमक के अंदर है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसे अल्कलाइन से, यानी कि उसे बेसिक नेचर से हमें किस एनवायरनमेंट में लेके आना है, एसिडिक एनवायरनमेंट में लेके आना है, ताकि हमारा खाना इजीली क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप लिखो एसिडिफाइंग एजेंट्स आर, acidifying agents are inorganic chemical substances. Acidifying agents are inorganic chemical substances that either produce or increase acid in the GI tract. नेक्स्ट नीचे लाइन में लिखो क्लासिफिकेशन के अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट है गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स। सेकेंड पॉइंट लिखो यूरिनरी एसिडिफायर्स। थर्ड पॉइंट सिस्टेमिक एसिडिफायर्स। सिस्टेमिक की स्पेलिंग है SYSTEMIC, सिस्टेमिक एसिडिफायर्स। फोर्थ पॉइंट एसिड। तो फर्स्ट पॉइंट फिर से लिखो नीचे गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स हेडिंग डालो GASTRIC, गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स। इसके अंदर लिखो, इसके सामने एरो बना के लिखो दीज आर दी ड्रग्स
these are the drugs which are used, these are the drugs which are used to increase, which are used to increase the acidity of the stomach. I'm repeated again. These are the drugs which are used to increase the acidity of the stomach in patients suffering from achlorhydria, suffering from एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि आपके स्टमक के अंदर जब एसिड बहुत कम रह जाता है और वहाँ पे वो क्या होता है, बेसिक एनवायरनमेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, यानी कि HCl की क्वांटिटी कम हो गई स्टमक के अंदर, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, एक्लोरहाइड्रिया। तो उस एक्लोरहाइड्रिया को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स लेते हैं ताकि वो हमारे स्टमक के अंदर का एनवायरनमेंट जो है उसे एसिडिक कर दे और हमारा खाना जो है पच जाए। कई लोग होते हैं जो जिससे कहते हैं हमारा तो खाना ही डाइजेस्ट नहीं होता, पचता ही नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेट खराब रहता है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है कि वहाँ पे एक्लोरहाइड्रिया हो जाता है, ठीक है। लिख लिया सभी ने एक्लोरहाइड्रिया? एक्लोरहाइड्रिया की स्पेलिंग है ACHLORHYDRIA, एक्लोरहाइड्रिया। ब्रैकेट में लिख लो absence or insufficient quantity, absence or insufficient quantity of HCl acid, in the gastric secretion. It responds to stimulation. It responds to stimulation by histamine. It responds to stimulation by histamine. हिस्टामिन क्या होता है, हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये सिक्रीशंस करते हैं। जब ये सिक्रीशंस करते हैं तभी हमें क्या होता है कि रिस्पॉन्स फील होता है। जैसे कि हिस्टामिन का एक मेन फंक्शन आपको बताती हूँ कि जब जैसे अब वेदर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोल्ड एनवायरनमेंट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, विंटर होती जा रही है। हिस्टामिन क्या होगा कि हिस्टामिन सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है। हिस्टामिन सिक्रीशन स्टार्ट करेगा तभी जाके हमें क्या होता है, जुकाम होता है। अब जो हमारी नोज़ फ्लो करती है, नाक बहती है सर्दियों में, वो किसकी वजह से हो रही है, हिस्टामिन रिसेप्टर की वजह से हो रही है। क्योंकि अगर हिस्टामिन क्या होगा, सिक्रीशंस करेगा तभी हमारी बॉडी से क्या होगा, जो है नोज़ फ्लो करेगी। इट मीन्स वो क्या है, बॉडी के सिक्रीशंस है और उनके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका हिस्टामिन रिसेप्टर्स है। यानी कि हिस्टामिन क्या करता है, एलर्जिक कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो। सेकेंड पॉइंट, यूरिनरी एसिडिफायर्स। फर्स्ट ईयर लिख रहे हो सभी, समझ आ रहा है बच्चे? यस मैम। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखो, यूरिनरी एसिडिफायर्स। यूरिनरी एसिडिफायर्स, इसके सामने एरो बना के लिखो, दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड, दीज आर द ड्रग्स which are used to remove acidic urine from the body or to maintain
मैम फिर से रिपीट कर दिए। Okay, I'm repeating again. These are the drugs which are used to remove the acidic urine from the body or to maintain the pH of the urine or to maintain the pH of the urine. Done? यस मैम। तो यूरिनरी जो आपकी क्या होते हैं, एसिडिफायर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं हमारी बॉडी में, जब यूरिन का पीएच बहुत कम हो जाता है, इट मीन्स 1 से लेके 5.5 तक समथिंग अगर हो या 6 तक भी कैरी हो जाता है, तो वो क्या होता है एसिडिक यूरिन होता है। उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा जलन फील होती है। तो उस एसिडिक यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए और फिर से हमारी बॉडी में यूरिन का पीएच मेंटेन करने के लिए कौन से ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यूरिनरी एसिडिफायर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ताकि जो है हमारी बॉडी में जो पीएच है वो पूरा मेंटेन रह सके। ओके, क्लियर है बच्चे फर्स्ट ईयर? यस मैम। यस मैम।